हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर के मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें से सेट 5 के 1 से 50 तक का क्वेश्चन बता दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है ना कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। बेलन का दिया है जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 2 पाई आर एच। ठीक, और दिया है 264। तो कह रहे हैं ना क्वेश्चन में कि इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए इसका आयतन क्या होगा, तो 2 पाई का मान बैठा दीजिए, कितना 22/7। और त्रिज्या दिया था ना, त्रिज्या 14 से नहीं दिया है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो ऊंचाई की जगह एच का मान हम बैठा देंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब बराबर 264। कैसे देखिए फिर से, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई था तो एज का मान 14। अब वक्र सतह का क्षेत्रफल माने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 था, तो 264 दो के दो, पाई के मान 22/7, आर जस के तस लिख दिए, ऊंचाई 14। 7 से कटाइए, 7 दूनी के 14 और 2 दूनी के 4 और 22 चौ 88, यानी 88 आर बराबर 264 हो जाएगा ना। तो आर बराबर 264 बटा में 88। 8 से 88 से कटा दीजिए, त्रिज्या का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। तो आयतन पूछा है, तो बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 3, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 बार 3 लिख सकते हैं। ऊंचाई दिया है 14। 7 दूनी के 14, 22 दूनी 44 और 9 चौके 36 और 36 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है भैया, देखिए काहे यहाँ गलती दिया है ना, 8:7 नहीं है, जो छोड़ दिया है 8:27 होना चाहिए। देखिए अगर आपको ऑप्शन ले जैसे ऑप्शन दिया है ना, तो उसका आंसर लाना है, तो 8:7 पर नहीं बनाएंगे, 8:7 के जगह 27। ठीक है, 8:7 लिखा है, बकलोलवत के बुझे भी नहीं करता है, मिस प्रिंटिंग इतना करता है ना जी। अब मान लीजिए लड़का लोग बनाएगा, तो उन लोग का सोचेगा कि 8:7 है, तो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो नहीं आएगा तो इसी में टेंशन हो जाता है लड़का के। तो जब इन लोग के थोड़ा सा देखना चाहिए कि कैसे हम प्रिंटिंग करते समय कि चलो लड़का के भविष्य के सवाल होता है, ये सब बकलोलवन प्रिंटिंग करने में मिस्टेक कर देता है। दो गोले के आयतन का अनुपात दिया है 8 ऐसे 7 दिया है, बाकी 27 इनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं। ठीक है, ये आयतन दिया है, आयतन। तो अगर आयतन से, गोला का आयतन है, त्रिज्या ज्ञात करना रहे, त्रिज्या ज्ञात करना रहे ट्रिक, तो हम आयतन से त्रिज्या ज्ञात करने के लिए घनमूल के चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल से अगर त्रिज्या ज्ञात रहेगा तो वर्गमूल देते हैं। अगर आयतन से त्रिज्या ज्ञात करना है तो इसके अंदर घनमूल लगा देंगे, और अगर क्षेत्रफल दिया रहता तो वर्गमूल लगा देते। ट्रिक से बता रहे हैं, और इससे कहिएगा मेथड से बताने के लिए तो मेथड भी बता देंगे। ठीक है, तो जब घनमूल लगा दिए, तो 8 का घनमूल 2, क्योंकि देखिए ये 2 कैसे लिखे, 8 को ऐसे तोड़े ना, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 ऐसा घनमूल में 3 दिखाना पड़ता है। इसका मतलब है ना कि 2 गो 3 है ना, तो न 2 3 गो है ना, तो 3 गो में से एगो निकलेगा, 3 गो में से एगो निकलेगा। तो 8 के 2 और 27 के
3, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 गो 3 आ जाएगा ना, तो 3 गो 3 आ जाएगा, तो एगो 3 का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये तो त्रिज्या हो गया। और क्षेत्रफल पूछा था ना, सतह का क्षेत्रफल, तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 और 3 तिया 9 हो गया, 4:9। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब इसका मेथड से बताते हैं, ये तो मेरा ट्रिक हो गया। अब ये मेथड से कैसे बनेगा, तो देखिए, आयतन दिया था ना जी, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 2 गो गोला है तो R1 के क्यूब, अब बटा में 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि अनुपात है इसलिए हम बाटा में लिखे हैं। अब है कितना, है 8:27, न कि 7। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बचेगा R1 के क्यूब बटा में R2 के क्यूब, अब बराबर इधर बचेगा 8/27। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर, R1 बटा में अगर हम R2 निकालना चाहे, तो देखिए क्यूब है ना, इधर क्यूब है तो इधर जाएगा तो घनमूल में, इधर भी क्यूब है तो इधर जाएगा तो घनमूल में, तो दोनों के क्यूब की जगह पर एगो बड़का क्यूब लिख देते हैं। अब 8 बटा में कितना, 27, 8 के अभी तोड़ के बताए कि 2 होगा, 27 के 3 होगा, यानी आ गया ना R1 अनुपात R2 बराबर 2/2:3, तो या 2/3 या 2:3। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात, तो सतह का क्षेत्रफल गोला के क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो R1 का मान कितना, 2, तो 2 के स्क्वायर, और R2 का मान कितना, 3, तो 3 के स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 और 3 तिया 9, आ गया ना 4:9। तो इसलिए हम बताए थे कि ट्रिक से ही बढ़िया है, इतना क्या करने जाइएगा एक नंबर खातिर, कि आयतन दिया रहे और त्रिज्या ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है कि एकरा उड़ार कर देना है, उड़ार करके यहाँ 3 दे देना है, इसको भी उड़ार कर दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए। अब 8 को यहाँ 3 का मतलब है कि घनमूल है, तो 3 का जोड़ा लगेगा, तो 8 के तोड़े तो 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 गो 2 आया, तो एगो 2 निकलेगा, 27 को तोड़िए तो 3 3 9 9 3 3 गो आएगा, तो एगो निकलेगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया आंसर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, बोला है ना कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र का वक्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो मैंने इनमें से कौन होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन है, ऊंचाई h है या त्रिज्या r, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए इधर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आगे है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब 1/3 है। समझ में आया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब गुणा, का के मतलब गुणा, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक, तो बेलन का बताइए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, तो कहिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, अब बराबर 1/3, तो 1/3। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, तो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं है, तो देखिएगा इधर बचेगा एच
इधर बचेगा 1/3 इंटू आर प्लस एच। अब 3 यहाँ का में है तो कहिएगा कि भागा में है, बाटा में है, चाहे नीचे है तो नीचे है तो ऊपर आएगा, इधर आके का हो जाएगा ऊपर, तो 3h हो जाएगा। अब बराबर इधर आर प्लस एच बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से h को एक तरफ ले आ देंगे तो 3h के 3h प्लस में h है तो ये आ जाएगा फूफा घरे, तो यानी हो जाएगा माइनस में। माने ये कपड़ा पहना था प्लस के, हो जाएगा माइनस में, घरे रहे घर पर था, फटल पुराना कपड़ा पहना था, ये बराबर के इधर आया, तो अब इसको नया कपड़ा चाहिए ना जी, तो देखिए कपड़वा चेंज कर लिया। ठीक है, अब बराबर आर, 3 इंच में से 1 इंच घटेगा तो 2 इंच, अब बराबर इधर आर, इधर इधर का बचा था, एक भी बचा था, चाहे इधर एक हुई भू करता है तो एच बराबर आर बटा में 2 भी हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर 1/2 आर, ऐसे भी लिख सकते। अब ये कहाँ से है, तो एक छुपा हुआ रहता है, कहीं भी एक रहता है, 1/2 आर का मतलब क्या, आर बटे 2 है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, एच बराबर 1/2 आर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 12 सेंटीमीटर व्यास है और एक गोला है और कितना हवा विस्थापित करेगा। ठीक है, कितना हवा हटाएगा, अरे तो जितना भर रहेगा उतना ही ना, मान लेते हैं हम जितना भर है उतना ही ना, हम अगर पानी में है तो उतना ही ना पानी हटा सकते हैं, तो गोला है तो गोला कितना हवा विस्थापित करेगा, तो यानी कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, अब का दिया है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, बस कुछ नहीं दिया है। त्रिज्या हो जाएगा 6, व्यास के आधा होता है त्रिज्या, व्यास के आधा होता है त्रिज्या। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, तो विस्थापित हवा, तो अब ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में देखिए तो पाई दिया है। ठीक है, तो पाइये में आंसर आएगा। तो अब देखिए कि गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 के 4/3, अब पाई पर पाई का कोई छेड़खानी मत करिए, गड़बड़ा जाएगा। अब आर है ना, तो आरवा है कितना, 6 है, तो 6 × 6, 3 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बरचौ 3 बार है जी, एक बार और है, 6 दूनी 12, 12×6 72, 72 4 दूनी 8 और 7 28, 288 पाई। देखिए इस जगह का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आर क्यू है ना, तो 3 बार ना 6 लिखना चाहिए था, तो 2 बार लिखे थे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 288 पाई आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांट कर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, बांट कर नहीं काट कर, काट कर की जगह बांट कर लिखा है। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एगो घन है। ठीक है, आ ओकरा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटे तो ऐसा ऐसा कय गो घन बनेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए बस हमारे ट्रिक पर चलिएगा ना, तो ट्रिकवा से बहुते आसान से रमा जाएगा। ठीक है, तो बड़े घन कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर वाले घन को, तो बड़े घन के, बड़ा घन का भुजा का होल क्यूब बटा में छोटे घन के भुजा का होल क्यूब, बस यही ट्रिक है। बस हो गया, बन गया, समझिए बन गया। कैसे बन गया देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा है ना, तो बड़का के 5 है, तो बड़का के 5 के होल क्यूब। ठीक, और छोटका के 1 है, ठीक है ना, हाँ 1 है तो 1 के होल क्यूब। 5×5 = 25 और 25×5 = 125, और बटा में 1 को 3 बार करेंगे तो 1 यानी 125, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक, बड़का भुजा के क्यूब, कौन का पूछेगा तो ही निकालेंगे, घनों की संख्या, कय गो घन बनाया जा सकता है, तो घनों की संख्या पूछेगा तब ऐसे करेंगे। ठीक है, तो बड़का के जितना बड़का भुजा था उसका क्यूब कर देंगे,
और छोटका भुजा के घन के छोटका भुजा के क्यूब करके अब भाग दे देंगे बड़का भुजा के क्यूब में छोटका भुजा के क्यूब से, तो यानी कितना हो जाएगा 125 हो गया आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। चार गो लगातार विषम संख्या है और उसका माध्य कितना है 6 है, ठीक है। माध्य क्या है 6 गो। तो चार गो लगातार विषम संख्या ऐसा देखिए मान लेते हैं एगो विषम संख्या x है, एगो x प्लस 2 आ x प्लस 4 आ x प्लस 6। अब कहिएगा कि ये सब कैसे ये काहे लिख रहे हैं, तो x प्लस 2 विषम संख्या x प्लस 2 का होता है, x प्लस 4 होता है, ये तो सम संख्या लिखे हैं, ये हम माने हैं, ठीक है। अब इहे काहे मानेंगे, ठीक है। विषम संख्या तो x प्लस 1 होना चाहिए, x प्लस 3 होना चाहिए, x प्लस 5 होना चाहिए, तो ये लिख दिए। देखिए भैया सम कहे चाहे विषम कहे, समझ में आ रहा है ना। हम मानते हैं x प्लस 2 x प्लस 4 यही मानते हैं। क्यों मानते हैं इसका रीजन देखिए, क्योंकि सम में भी बता रहे हैं विषम में भी बता रहे हैं, दोनों में बता दे रहे हैं, सम में भी विषम में। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, यही ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यही सब होगा ना 1 3 5 7 9। तो अब बताइए कि इन दोनों में अंतर कितना के है, तो 2 के। फिर कितना के अंतर है 2 से 6 तक 4 के, फिर कितना के है 6 के। इसी तरह से इसमें अंतर कितना है, कितना 3 में अंतर का मतलब घटा 3 में से गया तो 2, फिर अंतर कितना है 4, फिर अंतर कितना के है 6। तो इसलिए पहले अगर हम x माने तो x प्लस 2 फिर x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ऐसे मनाता है। अब अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग के ख्याल से आप कहिएगा कि नहीं हम x प्लस 1 आ x प्लस 3 ही मानेंगे, x प्लस 5 ये ऐसे ऐसे मानेंगे। तो आप बताइए कि x क्या है, तो कहिएगा कि x तो विषम संख्या है, x का है विषम संख्या, ये सब विषम संख्या माने हैं, ठीक। तो मान लेते हैं तो x का मान तो विषम संख्या आएगा, है कि नहीं जी। x के मान का आएगा विषम संख्या ही आएगा। तो आ गया विषम संख्या, मान के चलते हैं 13, कितना आ गया 13 आ गया। तो जब विषम संख्या 13 आ गया, तब 13 आ गया, तो अब बताइए इस सबे ना विषम संख्या है, तो x का मान 13 आ गया। तो 13 में फिर एक जोड़ेंगे ना, x प्लस 1 है तो 14, फिर 13 में 3 जोड़ेंगे ना, तो 13 3 16, एगो तो विषम संख्या आ गया, बाकी सब सम संख्या आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ, ये सब सम संख्या है, 2 से भागा लग जाएगा। तो इसलिए हम x प्लस 1 x प्लस 3 नहीं मानते हैं। हाँ यही x प्लस 2 रहता ना तो 13 2 15 होता, x प्लस 4 रहता ना तो 13 4 17 होता। समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, समझदार है आप लोग। चलिए आगे देखिए अगला है, यही है कि चार विषम संख्या है जिसका माध्य क्या है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा। तो देखिए चार गो संख्या मान लिए, माना चार संख्या है कि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। अब माध्य कितना दिया है, माध्य दे दिया है 6, माध्य कितना दिया है 6। तो अब बताइए कि चार गो संख्या का माध्य 6 है, तो माध्य बराबर क्या होता है कि सबको जोड़ के और जय गो रहता है तय से भाग देते हैं। तो एगो एगो x प्लस 2 और फिर x प्लस 4 और x प्लस कितना 6 बटा में 1 2 3 4, चार गो है ना, तो 4 से भाग दे दिया बराबर 6 है तो 6। ठीक, माध्य का फॉर्मूला आता है सबको जोड़िए, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, सबको जोड़ के जय गो है तितना से भाग दीजिए बराबर 6। एगो x दो गो x तीन गो x चार गो x, तो 4 गो x और 4 और 2 6 6 6 12 और बटा में 4 बराबर 6, तिरछा तिरछी गुणा, तो 4x प्लस 12 बराबर 6 चौके 24। अब 4x बराबर 24 और प्लस में 12 है तो माइनस में 12, तो 4x बराबर 24 में से 12 घटेगा 12, 4 तिहाई 12, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो जब x का मान 3 आ गया
तो हमरा से क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे एकरा में बढ़ कौन दिखाई दे रहा है, तो बढ़ दिखाई दे रहा है x प्लस 6। x का मान कितना आ गया है 3 आ प्लस 6, 6 और 3 9, यही आंसर होगा। कहिएगा कि परीक्षा में इतना बड़का बनाएंगे, तो इतना बड़का नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक नंबर में देगा तो इतना बड़का नहीं बनाएंगे, 2 नंबर में देगा तो बनाएंगे। तो एक नंबर में कैसे बनाएंगे, कैसे जल्दी बनाएंगे। तो बस बस यहाँ ट्रिक देखिए ना, हम है ना, हम जब हम है तो क्या गम है। ट्रिक देखिए, माध्य कितना दिया है 6 दिया है, ध्यान दीजिएगा भैया। कय गो, 4 गो के, 1 2 3 4, 4 गो संख्या का माध्य दिया है 6। ध्यान से एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि शॉर्टकट इज द डेंजरस वे, शॉर्टकट खतरनाक रास्ता होता है। ठीक है, बाकी अगर शॉर्टकट, क्योंकि देखिए परीक्षा में यादें नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो शॉर्टकट से एकदम मार दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से दीजिए, देखिए कि ट्रिक से 4 गो डिब्बा बना दिए। क्यों 4 गो बनाए हैं, क्योंकि 4 ही गो संख्या दिया है। अब माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 6, माध्य कितना दिया है 6 दिया है। तो बताइए कि 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो कहिएगा कि 6 तो सम संख्या है। तो जब 6 सम संख्या है ना, तो 2 गो डिब्बा एन या 2 गो एन छोड़ के बीच में लिखेंगे। माध्य का मतलब होता है बीचों बीच, माध्य का मतलब होता है बीच में, बीच में औसत। ठीक, औसत चाहे माध्य, तब 6 बीच में लिखेंगे। अगर विषम रहता तो डिब्बा में लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, तो इसे माध्य कितना दिया है 6 दिया है, तो इसको बीच में लिखेंगे। तो ये 6 तो सम संख्या है, और हमको 4 गो विषम संख्या जो डिब्बा में है वही विषम संख्या है। तो 6 से एक कम लिखिए तो कहिएगा 5, 6 से एक ज्यादा लिखिए तो 7। ठीक, ये दो विषम संख्या हमको पता चल गया कि एगो 5 होगा और एगो 7 होगा। अब 5 से 2 कम लिखे, क्यों, क्योंकि एजा लिखते तो एक कम लिखते, एजा लिखेंगे तो 2 कम लिखेंगे। तो 5 से 2 कम 3, और 7 से 2 ज्यादा तो 9। तो देखिए आ गया ना, एगो 3 एगो 5 एगो 7 एगो 9। अब कहिए फिर से समझिए कि देखिए माध्य कितना दिया था 6, उसको बीच में 2 गो डिवाइ एन, 2 गो डिवाइ एन छोड़ के 6 लिख दिए। एकरा से, क्योंकि देखिए 6 है बीच में, तो एजा 5 होगा तबे ना 6, तबे ना 7। तो इससे कम इससे एक ज्यादा। अब यहाँ से 2 कम, क्योंकि यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिखते तो एक कम लिखते, 2 कम और फिर इससे 2 ज्यादा। तो सबसे छोटी हो गया, ये क्या हो गया, सबसे सबसे छोटी। आ ये जो हो गया ना सबसे सबसे बड़ी। देखिए तो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी पूछा था तो सबसे बड़ी क्या होगा 9 होगा, और सबसे छोटी पूछता 3, इसमें भी x का मान आया था सबसे छोटी 3 और बड़ी आ गया था 9। समझ में आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो देखिए बहुलक किसे कहते हैं, पहले इस समझिए ना, बहुलक किसे कहते हैं। अधिकतम बारंबारता वाले मान को बहुलक कहते हैं। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो देखिए 6 1 2 3, 6 जो आया है 3 बार आया है, और 4 भी 1 2 3 4 भी 3 बार आया है। तो या तो 6 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। ठीक है, बाकी और नहीं हो सकता है। आगे देखिए अगला है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कय गो सिक्का उछाला जाता है, तो कहिएगा 3 गो सिक्का। तो 3 गो सिक्का उछाला जाता है, तब पहिलको में हेड और टेल होगा, दूसरको में हेड टेल होगा, तीसरको में हेड टेल होगा। समझ में आ रही है हमारी बात। जब तीनों सिक्का है तो एगो में हेड टेल, दूसरको में हेड टेल, तीसरको में हेड टेल। तो जब 3 गो उछालेंगे तो का परिणाम आ सकता है। पहले 2 गो उछालेंगे, तो पहले 2 गो उछालते हैं। ठीक है, तो हेड और टेल पहिलका सिक्का में हो गया, और दूसरको सिक्का में हेड और टेल। ठीक है, जब 2 गो सिकवा के उछालेंगे तो हो ना हो पहिलका पर हेड हेड आ जाए। पहला बार दोनों पर हेड 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 आ सकता है, प्रायिकता संभावना होती है, हेड हेड आ सकता है। ठीक है, चाहे हेड और टेल आ सकता है, चाहे तो पहला पर हेड दूसरा पर टेल, चाहे तो
ये भी आ सकता है, पहलवा पर टेल और दूसरा पर हेड। चाहे ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, दोनों एक ही जैसा आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो यही 4 गो परिणाम होगा कब, जब 2 गो सिक्का के उछालेंगे। तो कहिएगा कि कैसे हम जानेंगे कि यही लिखेंगे। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं ना कि पहला अगर 2 गो सिक्का उछालेंगे तो पहिलका दोनों पर हेड ही हेड आ सकता है, चाहे हेडे टेल आ सकता है, चाहे टेले हेड आ सकता है, चाहे टेल टेल। यही 4 गो में से कोई ना कोई एगो आएगा। ठीक है, कोई ना कोई एगो आएगा। 4 गो से अब टेल टेल है तो कोई 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्रायिकता मान लेते हैं, कोई मान लेते ताश के गड्डी में क्या आ जाएगा, अरे सिक्का उछाल रहे तो ताश आएगा नहीं ना। यही सिक्का में से हेड और टेल में से कोई आ सकता है। तो अब बताइए कि अब आप सोचिए कि हम कैसे जानेंगे कि ऐसे लिखना है। कुछ नहीं करना है, गुणा करने आता है ना, तो गुणा का ही नियम पालन होता है, बाकी गुणा नहीं किया जाता है। बस गुणा का ही नियम पालन होता है, बाकी गुणा नहीं किया जाता है। देखिए कैसे, हेड को उठाइए आ हेड के साथे रख दीजिए। तो पहला को पहला से तो पहला और पहला दोनों, पहला को दूसरा से तो पहला और दूसरा दोनों, फिर पहला के काम खत्म। अब बचा दूसरा, दूसरा और पहला। देखिए दूसरा को उठाए पहला में, हेड और टेल और हेड, फिर टेल टेल हो गया। अब ये 2 गो सिक्का के नहीं उछाल रहा है, ये 3 गो सिक्का के उछाल रहा था। ये तो 2 गो सिक्का के लिए हो गया। अब एगवाउ सिकवा खाती, तो एगवाउ सिकवा में ना हेड और टेल होता है। बोलिए, एगवाउ सिक्का ना 3 गो ना सिक्का उछाल रहा है, तो ओकरो में तो हेड और टेल होगा। तो अब वही वही नियम, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, तीनों में छोड़िए कोमा। फिर इसका हो गया हेड टेल हेड, पहले हेड से कर रहे हैं तब टेल से करेंगे। हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, इसका भी हो गया। अब टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। अब देखिए टेल टेल हेड, टेल टेल है ना, टेल टेल, हाँ टेल टेल हेड। चलिए हेड हेड के काम खत्म, अब टेल से बचा है। टेल से बचा है तो फिर हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। चलिए इतना, यानी कै गो, 2 2 4 2 6 2 8, 3 गो सिक्का के जब उछालेंगे ना, तो यही 8 में से कोई आ सकता है, कोई आ सकता है। तो टोटल टोटल मेरा रिजल्ट कितना हो गया, टोटल परिणाम, टोटल परिणाम कितना हो गया, 8 गो हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा था ना कि कम से कम, क्या बोला है जी, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो प्रायिकता पी, आ कम से कम 2 गो हेड ना, तो देखिए तो एकरा में 3 गो हेड है, तो कम से कम दू गो है ना। समझ में आ रहा है। अब मान लेते हैं आपके पास 3 गो रुपया है, हम कहेंगे कि कम से कम 2 रुपया है आपके पास, तो कहिएगा कि हाँ है। अगर यही कहेंगे कि आपके पास 3 रुपया है, तो कहेंगे कि कम से कम 4 रुपया की हमारा जरूरत है, तो 4 रुपया की जरूरत है, तो 4 रुपया नहीं ना होगा, कहिएगा कि ना हमारा भी कम से कम 3 ही रुपया है, 3 रुपया से 3 रुपया से ज्यादा नहीं है। तो एकरा भी 3 गो हेड है, तो कम से कम 2 गो हेड है ना। अब हमसे प्रायिकता पूछा था, कम से कम, कम से कम 2 हेड, क्या पूछा है, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड, एकरा में 3 गो है तो कम से कम 2 गो है, तो एक यहाँ, इसमें भी 2 गो हेड है, 2 यहाँ, इसमें भी 2 गो हेड है, एक यहाँ, तो 3 गो हो गया, 1 2 3। इसमें एक ही गो हेड है ना, एगो से नहीं काम चलेगा। इसमें है 4, और कहीं है 4 गो, कम से कम कै गो आएगा, 4 गो हेड आएगा। अब बटा में टोटल कितना है, 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आंसर। देखिए अगला है ना कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। देखिए इसको हम ज्यादा लॉन्ग में नहीं बताएंगे, ठीक है। जब 2 गो पासा को उछाला जाए ना, 2 गो पासा को जब उछाला जाए, तो टोटल परिणाम आएगा 36 गो।
बस याद रखिएगा। अब कैसे आएगा, क्योंकि देखिए ये भी बता देते हैं, ट्रिक से बताते हैं। 6 के स्क्वायर 36, क्योंकि एक पासा में 6 गो होता है और उसको 2 गो पासा लिया गया है, तो जब 2 है ना तो उसको स्क्वायर कर दिए तो 36 आ गया। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग ऐसे समझिए। जब 2 गो पासा, पासा मैंने समझते हैं लीडो की गड्डी, आप लोग देखे होंगे मेला वेला में खिलाता भी है, लकी नंबर 7, ठीक है। कोई मेला में अगर गए होंगे तो ऐसा देखे होंगे, चाहे नहीं देखे होंगे, सब जगह नहीं ना हो सकता है। तो देखिए, तो 2 गो पासा को क्या करा जाता है, उछाला जाता है। तो या तो दोनों लीडो के गटिया पर एक एक आ सकता है, चाहे पहिलका पर एक और दूसरका पर 2 आ सकता है, चाहे पहिलका पर 1 तो दूसरका पर 3, ये भी आ सकता है। पहला पर 1 तो दूसरा पर 4, पहला पर 1 तो दूसरा पर 5, पहला पर 1 तो दूसरा पर 6। अब आगे आ सकता है, नहीं आ सकता, कहिएगा क्यों? 1 और 7 नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। अब ऐसे ऐसे आ सकता है, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, बस। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 4 2, 4 3, 4, मैंने समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से देखिएगा ना, तो 36 गो आएगा। कै गो आएगा? 36 गो। अब कह रहा है कि एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7। तो देखिए ये तो टोटल परिणाम हो गया, कुल परिणाम टोटल 36 गो आ गया। अब प्राप्त संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 7 कैसे आएगा? 2 और 1 और 6 आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, है कि नहीं? एक पहला पासवा पर 1 है और दूसरा पर 6 आ जाए तब 7 हो जाएगा। पहला पर 2 है और दूसरा पर 5 आ जाए तब वो 7 हो जाएगा। पहला पर 3 है और दूसरा पर 4 आ जाए तब वो 7 हो जाएगा। पहला पर 4 आ जाए और दूसरा पर अब 3 आ जाए तब वो 7 हो जाएगा। पहला पर 5 आ जाए, दूसरा पर 2 आ जाए तब वो 7 हो जाएगा। पहला पर 6 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए तब वो 7 होगा। ठीक है, तो एक तरह से 1 2 3 4 5 6 कै गो परिणाम प्राप्त हुआ? 6 गो। तो यानी कि यहाँ से प्रायिकता हमको यहाँ टोटल कै गो हुआ? 6 गो प्राप्त हुआ। तो प्रायिकता निकालना है कि प्राप्त संख्या का जोड़ 7, 7, ठीक है। तो कै गो ऐसा हो सकता है, कितना कंडीशन हो सकता है कि 7 आएगा? तो यही 6 में से कोई आएगा तो 7 हो सकता है। तो संभव कै गो हो सकता है? 6 गो। संभव को ऊपर लिखते हैं और कुल को नीचे लिखते हैं। तो कुल कै गो, टोटल कै गो है? 36 गो। यानी 6 एकम 6, 6 6 36, 1 बटा जाएगा 6। आंसर समझ में आ गया? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए भैया, प्रायिकता कितना बार बताया कि प्रायिकता या तो 1 से बड़ा नहीं हो सकती है, या तो 0 से छोटा नहीं हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 से छोटा नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकती है। यानी देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, 1.1 है, तो ये प्रायिकता होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जितना भी है ना, जितना हम बोर्ड पर आपको लिखे हैं, अगर इतना आप लोग के पता हो जाए, जानकारी हो जाए ना, तो सबे क्वेश्चन इधर के बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, याद भी नहीं करना है, याद हम करवा देंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले बिंदु जानिए कि एक्स और वाई होता है। बिंदु एक्स वाई, दो बिंदु, अगर दो बिंदु के बारे में पूछेगा तो पहला एक्स दूसरा वाई, इतना समझ में आ गया? पहला एक्स और दूसरा वाई। मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। काहे 0 0 होता है? अब कहिएगा कैसे? तो काहे कि 0 एक्स में भी काम करेगा, वाई में भी काम करेगा, तो इसलिए एक्स बिंदु के जगह एक्स के भी 0 और वाई के भी 0। तो मूल बिंदु को क्या कहते हैं? 0 0 का माने मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक, अब देखिए, एक्स को भुज वाई को कोटि, एक्स को भुज वाई को कोटि, एकदम इसको रट लीजिए, एक्स को भुज वाई को कोटि, एक्स भुज वाई कोटि, क्योंकि इसमें से एगो जरूरी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एक्स को क्या कहते हैं भैया? भुज कहते हैं। वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक, वाई को क्या कहेंगे? कोटि। एक्स को क्या कहेंगे? भुज। भुज किसको कहेंगे? एक्स को। कोटि किसको कहेंगे? वाई को। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मेन गड़बड़ होता है इसमें कितना लोग के, ठीक है, गड़बड़ इसलिए होता है कि यही नहीं याद होता है कि पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस,
तीसरा में माइनस माइनस प्लस में, ये याद करने में दिख, जिनको याद है तो बहुत बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं याद है ना तो वीडियो छोड़ के जाइए मत, देखिए कैसे हम याद करवा देते हैं। तो देखिए याद करवन, ई बस याद रखिए कि देखिए ई एक्स जो होता है ना, इधर सब प्लस में लिखा जाता है, एक दो तीन सब प्लस में, और इधर सब माइनस में लिखिएगा, और ऊपर प्लस में लिखेंगे, और नीचे का में लिखेंगे माइनस में। ठीक, अगर नहीं याद होगा तो कहना। तो जब इधर प्लस में एक दो लिखते हैं तो ये माने एक्स का प्लस भाग है, आ ई एक्स माइनस में लिखते हैं, एक्स डैश न लिख के ई एक्स का माइनस भाग है। ऊपरे सब प्लस में लिखते हैं, ग्राफ बनाए होंगे तो ऊपरे सब प्लस में लिखेंगे तो वाई प्लस है, और नीचे वाई सब माइनस में लिखते हैं तो ये क्या है, माइनस में। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा ना तो तुरंत एकदम याद हो जाएगा। बताइए भैया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो अगर ये एक तरह से घर समझ लीजिए कि ये घर है, तो घर बनाने के लिए हमको इसका जरूरी पड़ेगा, इसका जरूरी पड़ेगा, ई वाला दीवार खड़ा करना पड़ेगा, नीचे वाला ऐसे, माने पहला के घर बना है तो का इन रेखा नहीं रहता तो ये घर होता, ये तो पूरा एकदम सादा हो जाता। तो इस अपना घर, घर में रहने के लिए इधर से एड़ दिया और नीचे से एड़ दिया, क्योंकि इधरों घर है इधरों घर है, तो दो गो से एड़ दिया, तो एड़ माने एड़ना माने समझ रहे हैं, दोनों तरफ दीवार खड़ा कर दिया कि हम अपना घर अलग अलग है। ठीक है, चार गो भाई है, चारों मिलके चार हिस्सा ले लिया। तो देखिए, तो पहला के लिए एगो ई चाहिए, एगो ई चाहिए, प्लस प्लस। तो पहले एक्स की वाई, तो कहिएगा कि पहले एक्स होता है, पहले बिंदु में क्या होता है एक्स, तो एक्स का है प्लस, वाई का भी है प्लस, तो हो जाएगा प्लस प्लस। समझ में आया? अब दूसरा देखिए, दूसरा घर, दूसरा वाला के घर बनाने के लिए इधर से दीवार खड़ा कर देगा, इधर से दीवार खड़ा कर देगा। तो दूसरा, तो पहले एक्स ना तब न वाई, तो पहले एक्स, तो पहले एक्स, तो एक्स के चिन्हवा का है, तो कहिएगा कि माइनस है, और वाई के चिन्हवा का है प्लस, क्योंकि देखिए यही ना घरवा, यही ना एड़ेगा दोनों तरफ से, तो एक्स का माइनस वाई का प्लस, क्योंकि बिंदु जब, क्योंकि होता है एक्स और वाई, ये होता है एक्स और वाई के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो एक्स का माइनस वाई का प्लस, एक्स का माइनस वाई का प्लस हो गया। अब तीसरका के घर के लिए क्या चाहिए, तो देखिए इधर से गेड़ा है और इधर से गेड़ा है, तो पहले एक्स, तो एक्स का माइनस, फिर वाई का माइनस, तो माइनस माइनस। चौथा वाला, चौथा वाला इधर से गेड़ा हुआ है, इधर से गेड़ा हुआ है चौथा में, तो पहले एक्स, पहले एक्स तब वाई, तो एक्स का प्लस वाई का माइनस। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग याद करिएगा तुरंत याद हो जाएगा, यही से प्लस प्लस माइनस प्लस याद करिएगा ना, तो कंफ्यूजन ज्यादा इसी में होता है, दूसरा और चौथा में दो गो तक क्लियर है कि पहला और तीसरा में माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस लेना है। ठीक, आगे देखिए अगला है, इधर अब आगे एक्स को भुज वाई को कोटि कहते हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स जीरो होता है, किस अक्ष पर बात कहा है, तो एक्स, तो जौना अक्ष पर कहेगा वो होगा, बाकी अगला वाला अक्ष पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो गो अक्ष होता है, एगो एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो किस अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर, तो एक्स होगा, क्योंकि बिंदु एक्स वाई होता है ना, एक्स होगा वाई नहीं होगा, तो वाई नहीं होगा तो वाई का मान जीरो। अगर वाई अक्ष पर यही पूछ दे कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स नहीं होगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, वाई होगा। अब कितना, वाई जीरो लिख देते नहीं भैया, पहले एक्स तब वाई, तो वाई जीरो हो जाएगा, सॉरी एक्स जीरो हो जाएगा, वाई होगा। एक्स अक्ष पर पूछेगा तो एक्स होगा वाई नहीं होगा, और वाई अक्ष पर पूछेगा तो एक्स नहीं होगा वाई होगा। समझ में आ गया? अब आगे देखिए अगला, एक्स अक्ष की दूरी भुज या एक्स निर्देशांक, चारों एकदम इंपोर्टेंट है। ठीक है, चार ध्यान से समझिएगा, एक्स अक्ष की दूरी, दूरी एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं ना, तो एक्स अक्ष की दूरी भुज या एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष की दूरी कोटि या वाई निर्देशांक। बाकी गड़बड़ तो यहाँ होता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि या वाई निर्देशांक, देखिए एक्स अक्ष से दूरी कोटि या वाई निर्देशांक, या किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, दूरी भुज या एक्स निर्देशांक कहलाता है। चारों में समझिएगा, चारों में थोड़ा कंफ्यूजन कि एक ही जैसा रहेगा और हमको पता नहीं चलेगा, कहीं एक्स अक्ष की दूरी की जगह वो कोटि मारा जाए, चाहे भुज मारा, वाई वाई अक्ष की दूरी की जगह वाई अक्ष की दूरी वाई निर्देशांक होता है तो कहीं भुज ना मारा जाए,
इसमें कंफ्यूजन होता है। अब आज आज अगर हम नहीं कंफ्यूजन दूर किए ना तो कहिएगा, क्योंकि बहुत सारा के कंफ्यूजन रहता है कि कैसे ही होगा कि गलती ना मारा जाए इसमें। तो देखिए भैया, इसको बनाने के लिए, इसको अगर टिक मारना है ना कैसे, अगर हम कहें, देखिए हम समझा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम कहें कि आपकी शादी हो रही है, ज्यादा खुश नहीं होना है, हो नहीं रही है इसे, अभी टाइम है आपका, ठीक। आपकी शादी हो रही, मान लीजिए, मानने में कहा जाता है, ठीक है। तो आपकी शादी हो रही है, तो शादी आपकी हो रही है, तो आपकी, आपको पर्सनल कह रहे कि आपकी हो रही है। अगर आप यही कहेंगे कि आपसे शादी हो रही है, तो आपसे शादी हो रही है, तो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, कि आपकी शादी हो रही है, तो इसका मतलब आपकी ही शादी हो रही है। अब आपसे शादी हो रही है, तो यानी किसी और को कह रहे हैं, किसी और, आप ही से कह रहे हैं किसी और के बारे में। आप माने आपसे शादी हो रही है, किस उसकी आपसे शादी हो रही है, ठीक, समझ में आ गया ना? तो उसी प्रकार कि एक्स अक्ष की दूरी जिसकी कहेगा उसी को लिखेंगे। तो उसी को लिखेंगे तो यानी भुज या एक्स निर्देशांक लिखेंगे। देखिए यहां से एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। जिसकी की आगे जाए तो एक्स एक्स अक्ष की दूरी भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। वाई अक्ष की दूरी दूरी कोटि या वाई निर्देशांक है। तो यानी कि ये एक्स से अक्ष की न बोल रहे हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल दी ना, आपकी, तो आप ही की न बोल रहे हैं कि आपकी शादी हो रही है। तो एक्स अक्ष की, तो एक्स से अक्ष के न बोल रहे हैं। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं या एक्स निर्देशांक कहते हैं। वाई अक्ष की, तो वाई अक्ष के न कह रहे हैं, कोटि या वाई निर्देशांक। समझ में आया? की कहेगा तो वही, और से कहेगा तो फिर तो अलग हो जाएगा, अलग न माने उल्टा पलटा हो जाएगा। अब देखिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से, अब यहाँ से आ गया, से दूरी, और वाई अक्ष से दूरी। अब इसमें से ना, अब इसको नहीं कह रहे हैं, एक्स अक्ष से कह रहे हैं, से। तो एक्स अक्ष से, अब चाहे इसी में देखिए, एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष से दूरी चाहे ऐसे हो सकता है चाहे ऐसे हो सकता है। तो किससे समांतर हो रहा है, वाई अक्ष के। तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि, माने आपसे शादी हो रही है उसकी, तो यानी एक्स अक्ष से दूरी, तो इससे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो एक्स अक्ष से कहेगा तो कोटि या वाई निर्देशांक, ठीक है। माने से कह दिया ना एक्स अक्ष से, तो कोटि वाला लिख देना है, कोटि या तो वाई निर्देशांक। निर्देशांक के कहीं कहीं नियामक भी लिखता है, तो कोटि या वाई निर्देशांक। वाई अक्ष से कह दिया, वाई अक्ष से दूरी, तो क्या मारेंगे, भुज या एक्स निर्देशांक, ठीक है। से कहेगा तो एक्स वाला को वाई में, वाई वाला को एक्स में लिखेंगे, एक्स वाला को वाई में लिखेंगे। समझ में आ गया होगा? ठीक है, नहीं समझ में आया तो कंट्रोल आपके पास है, पीछे करके देखते रहिए, ठीक। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 देख सकते हैं, कह रहा है कि बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले माइनस तब प्लस, पहले माइनस दिखा देते हैं, पहले माइनस तब प्लस। -8 6 किस में है, माइनस प्लस, दूसरा में, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है ना कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। आगे देखिए, अगला है कि -3 - -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। माइनस माइनस दोनों में है, -3 -5 किस में है, तो तीसरा में है, तृतीय मारिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि -3 -4 किस चतुर्थांश में है, तो सॉरी, 3 - -4 है ना, 3 - -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 3 - -4 पहले प्लस तब माइनस, मारिए चौथा चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी। आगे देखिए, अगला है कि 4 - -3 किस चतुर्थांश में है, 4 का प्लस 3 का माइनस, चौथे में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है ना, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। अब देखिए ऑप्शन में या तो भुज या तो एक्स निर्देशांक। तो क्या दिया है, एक्स निर्देशांक दिया है, भुज दिया है कहीं नहीं दिया है ना, बस हो गया। आगे देखिए, अगला है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी,
या तो कोटि या तो वाई निर्देशांक। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, कोटि दिया है, नहीं दिया है, वाई निर्देशांक दिया है, तो हाँ दिया है, वाई निर्देशांक में मारेंगे। आगे देखिए अगला है ना, अगला है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु का कहला, हाँ अब एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक नहीं दे रहा है, अब भुज कोटि दे रहा है, भुज कोटि में किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि, मार दीजिए कोटि में आंसर। आगे देखिए अगला है ना कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, भुज कहलाती है, तो भुज को मारिए। ठीक, आगे देखिए अगला है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। तो पहला बिंदु होता है एक्स और वाई, तो पहला एक्स, एक्स और दूसरा वाई, तो इसमें क्या पूछा है, कोटि पूछा है ना, तो कोटि का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि वाई का मान कोटि होता है, कोटि वाई को कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है बिंदु 6,-5 का भुज क्या होगा, तब एक्स को भुज कहते हैं, तब पहला मान एक्स का होता है, तो एक्स का मान 6 हो जाएगा, आंसर 6। आगे देखिए अगला है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8,-9 के कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि किसको कहते हैं, वाई को कहते हैं, तो वाई इसमें -9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -9। आगे देखिए अगला है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4, 10 के भुज का मान, एक्स को भुज कहते हैं, तो इसमें भुज कौन हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि किसी बिंदु -4, -7 में वाई नियामक, वाई निर्देशांक, तो दूसरा मान वाई का होता है, तो दूसरा मान वाई का होता है, तो -7 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4, -5 के कोटि का मान क्या होगा, तो इसमें कोटि का मान हो जाएगा -5, वाई को कोटि कहते हैं। आगे देखिए अगला है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक होगा। देखिए वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और वाई होता है, समझिए। तो वाई अक्ष पर स्थित है, तो एक्स नियामक पूछ रहा है, तो एक्स नियामक का मतलब एक्स का निर्देशांक, तो एक्स का निर्देशांक कुछ नहीं 0, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं इसका सी हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होगा, इनमें से एक से होगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक एक से होता है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, देख सकते हैं x0। आगे है कि y अक्ष पर स्थित, y अक्ष के किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। आगे देखिए अगला है ना कि बिंदु ए 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। मान लेते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3, तो ऊपर 1, 2, 3, नीचे -1, -2, -3, तो क्या कहा है कि बिंदु ए 3, 2, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 2 मान लेते हैं यहाँ। और फिर क्या है कि एक्स का मान -3, वाई का मान 2, एक्स का मान -3, यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ऐसे मिला देंगे इसको, तो एक्स अक्ष के समांतर है, बाकी दोनों ओर है ना, एक्स अक्ष के दोनों ओर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखिए अगला है कि बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में है, प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में, पहला में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2, 5 हो, तो 5 को क्या कहेंगे, तो 5 को कोटि कहेंगे, y क्योंकि 2, 5 है, तो x को भुज y को कोटि कहते हैं, तो y को कोटि कहते हैं, तो इसमें 5 y है, तो y का मान कोटि हो जाएगा। आगे देखिए यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 1, 2 हो, तो 1 को क्या कहेंगे, तो 1 को कहेंगे भुज, क्योंकि x का मान 1 है, तो x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। आगे देखिए y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी, तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी भुज कहलाता है, तो भुज किसको कहते हैं, x को कहते हैं, तो इसमें x कौन है, 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि y अक्ष से दूरी भुज कह लेते हैं चाहे x निर्देशांक, तो x कौन है, तो x है 3, तो 3 हो जाएगा आंसर। अब देखिए सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3, x बराबर -2 y बराबर 3, तो -2 और 3 हो जाएगा, -2 और 3, x पहले x तब y होता है। अब आगे है अगला क्वेश्चन की बिंदु 4,7 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है, x अक्ष से दूरी
कोटि कहलाता है या y निर्देशांक। तो y कितना है, तो y कहिएगा इसमें 7 है, तो 7 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2, किस पाद में स्थित है, तो 2, प्लस माइनस, प्लस माइनस किस में होता है, चौथा में होता है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या लिखवाए है, मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस y², और 2, 3 दिया है ना, तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान होगा 3। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, x² प्लस y²। x का मान कितना 2, तो 2 के स्क्वायर, y का मान कितना 3, तो 3 के स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, इसको निकाल लीजिएगा। अगला है कि बिंदु P x y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख के ऑप्शन नंबर सी में है, मार दीजिए। आगे देखिए अगला है कि बिंदु P के निर्देशांक 3, 4 है, तो मूल बिंदु से P की दूरी क्या होगी, तो नहीं निकाल लीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी एगो के x एगो के y मान के अंदर रूट कर देना, ये भी बन जाएगा आपसे। अगला भी है मूल बिंदु से दूरी भी बन जाएगा। आगे देखिए अगला है कि 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र से बैठा लेना है, इधर आप लोग से सब बन जाएगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।